कॉपी बार बार पढ़ोगे उतना वो चीजें दिमाग में बैठती जाएंगी। अब अपन को क्लियर है, सेंटर पे तो 0 है, इन्फिनिटी पे जाएंगे तो पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा, जितना उनके बीच की दूरी है 3 लैम्डा, ऊपर भी 3 और नीचे भी, पर वो काट दो। क्यों काट दो? क्योंकि इन्फिनिटी पर वो अप्रोचेबल नहीं है। शुरू हो गई क्या? ओ वाह, चलो बहुत बढ़िया। यहां बताओ डेल्टा एक्स कितना, 0। टक टक। एट इन्फिनिटी बता, डेल्टा एक्स कितना, 3 लैम्डा। इसको काट दूं, नीचे बताओ एट इन्फिनिटी डेल्टा एक्स 3 लैम्डा नॉट अप्रोचेबल। यहां 0 3 लैम्डा के बीच में लैम्डा 2 लैम्डा, नीचे भी लैम्डा 2 लैम्डा। हाँ भैया, सेंट्रल ब्राइट, ऊपर 2 ब्राइट, नीचे 2 ब्राइट, कुल कितनी ब्राइट, 5। मॉड्यूल में, किताबों में ये सवाल गड़बड़ होता है। अगर मैं दूरी को 2 लैम्डा कर दूं, कल 2 लैम्डा कराया था क्या? देखो तो 2 लैम्डा वाला कराया क्या? इसका आंसर कितना आएगा, 3। किताबों में 5 दे रखा होता है, 5 गलत है। कितना उत्तर है, 3। देखो पन्ना पढ़ के 3 मिल गया था क्या वाला, देख लो, वापस समझा देता हूं, तसल्ली से बताओ। सेंटर पर 0, अनंत पे बताओ 2 लैम्डा जो कि पॉसिबल नहीं है, नीचे बताओ 2 लैम्डा जो कि पॉसिबल, 0 और 2 लैम्डा के बीच में लैम्डा। तो बताओ कितने ऑप्टेनेबल हैं, 3। देख लो कल मिल गया था क्या सवाल? ये गलत है, बुक्स में 5 उत्तर दे रखा है, 5 उत्तर नहीं आएगा, इसका उत्तर आएगा कितना, 3। क्या ये बात ओके है? बढ़े आगे, चलिए कॉन्सेप्ट नंबर लिखिए 9। जिन्होंने YDSC का होमवर्क नहीं किया है, प्यार से कह सकते हैं हम आपको, एक बार रिकॉर्डिंग वापस सुनिए, YDSC को फिर से पढ़िए और इसके क्वेश्चन जरूर करिए। बच्चे 2024 में पेपर में आएगा ही, और बहुत आसान है। एक बेसिक कहानी फिर सुन लो। सोर्स S1 S2 दोनों से वेव निकल रही है, स्क्रीन पर पहुंच रही है, अलग अलग बिंदुओं पर अलग अलग पाथ डिफरेंस आएगा। पाथ डिफरेंस अलग अलग आएगा तो फेज डिफरेंस आएगा। फेज डिफरेंस के अलग अलग आने से हर बिंदु पर इंटेंसिटी भी अलग अलग होगी। जहां इंटेंसिटी मैक्स, मैक्सिमा, जहां इंटेंसिटी मिनिमम, मिनिमा। मैक्सिमा का दूसरा नाम ब्राइट फ्रिंज, मिनिमा का दूसरा नाम डार्क फ्रिंज, मैक्सिमा का दूसरा नाम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, मिनिमा का दूसरा नाम। इतनी बातें दिमाग में चलेंगी ना तो क्या प्रश्न पढ़ने में और चीजों को समझने में, अंदाज में मजा आता है। अब जैसे कॉन्सेप्ट नंबर 9, सेकंड लास्ट कॉन्सेप्ट पर आ गए हम। एक कहलाता है ऑप्टिकल पाथ। वैसे तो इस पे कभी कोई क्वेश्चन आया नहीं है, एम्स और जेई मेन में ही प्रश्न आए हैं, पर सिलेबस में है इसलिए पढ़ना जरूरी है। तो पहले आप 5 मिनट समझिए बिंदास और उसके बाद नोट करिएगा, है ना? सभी लोग बोर्ड पे देखें और पूछना कि सर नहीं आई बात समझ में, एक बार और समझा दीजिए। कोई अपने शर्म नहीं है, पूछेंगे, स्पीक करेंगे, बात करेंगे, तभी अपन चीजों को अच्छे से समझ पाएंगे। बहुत खुश मन से समझिए। 2 रास्ते हैं, एक रास्ता है डी लंबाई का फ्री स्पेस में, और एक रास्ता है डी लंबाई का मीडियम में। ठीक है साहब, यहां से मैंने एक वेव को भेजा, आपसे पूछा गया टाइम बताओ, वेव कितना समय लेगी क्रॉस करने में, तो बताइए टाइम। अगर मैं फ्री स्पेस की बात करूं तो टाइम कितना होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस बताइए डी, स्पीड बताइए लाइट की सी, डी बाय सी। मीडियम में बताइए टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस बताओ कितनी तय करनी है, डी। मीडियम में स्पीड सी नहीं, सी बाय म्यू। बताइए टाइम बराबर है या अलग अलग है?
अलग अलग क्यों है? क्योंकि यहाँ स्पीड ज्यादा है और यहाँ स्पीड कम है। रास्ता उतना ही है, मुझे यहां से दीवार तक ही जाना है। एक बार तो जाना है हवा में और एक बार पानी में जाना है। स्विमिंग पूल में पानी भरा हुआ है, तैरिए मत, नहीं आता तैरना, खड़े होकर चलिए तो भी आपको समय ज्यादा लगेगा। एक खाली होगा स्विमिंग पूल, एक खाली जगह, आप आराम से चल पा रहे हैं, स्पीड सबसे ज्यादा है। मीडियम में आते ही पानी भरा हुआ है, आप भरे हुए स्विमिंग पूल में चल के देखिए, आपको चलना कठिन लगेगा, चलना कठिन लगेगा। लाइट की बात करें तो मीडियम में स्पीड c/μ हो जाती है, जबकि फ्री स्पेस में स्पीड सबसे ज्यादा होती है। क्या ये दोनों टाइम बराबर हैं क्या? नहीं। अब सर ये ऑप्टिकल पाथ क्या है वो सुने। ये दोनों रास्तों की लंबाई बराबर है, इसे बोलते हैं ज्योमेट्रिकल पाथ। क्या बोलते हैं? ज्योमेट्रिकल पाथ। मतलब ये भी रास्ता 1 किलोमीटर है, ये भी रास्ता 1 किलोमीटर है, स्केल से नापोगे दोनों रास्तों की लंबाई बराबर आएगी। दैट्स व्हाई द वर्ड इज कॉल्ड ज्योमेट्रिकल पाथ। जो हम अपनी गाड़ी की मीटर से नापते हैं, हाँ भाई 10 किलोमीटर दूर है, 100 किलोमीटर दूर है, ये कौन से पाथ हैं? ज्योमेट्रिकल। आज हम एक नया वर्ड पढ़ रहे हैं, ऑप्टिकल पाथ। सर ये ऑप्टिकल पाथ का क्या मतलब है? ऑप्टिकल पाथ का क्या मतलब है? दो ऐसे पाथ जिनमें लाइट को ट्रेवल करने में बराबर समय लगे। कैसा समय लगे? बराबर। उन पाथ को हम क्या बोलते हैं? वो कैसे हैं? ऑप्टिकली इक्वल। चेक करके बताता हूं, थोड़े से मेरे शब्द उर्दू के हो रहे हैं पर समझेंगे। ये मीडियम जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू, कितनी दूरी है बताइए? एक्स। और एक मैंने कर दी हवा, और ये दूरी कर दी म्यू एक्स। ठीक है, चलिए इसमें टाइम बताते हैं वेव को ट्रेवल करने में। बिंदास धीरे धीरे बताओ। टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस एक्स स्पीड। तरीके से सर थोड़ा धीरे पढ़ाओ। कौन सा मीडियम है? हवा है या मीडियम है? मीडियम है। मीडियम में स्पीड c/μ। तो टाइम बताइए, μx/c। यहाँ टाइम तसल्ली से बताना, जल्दबाजी मत करना। डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस बताओ μx, स्पीड फ्री स्पेस है, फ्री स्पेस है कितना? c। भाई साहब ध्यान से देखो, क्या ये दोनों टाइम इक्वल हैं? इसका मतलब ये दोनों पाथ कैसे हैं? ऑप्टिकली इक्वल। क्या ये ज्योमेट्रिकल इक्वल हैं क्या? ना ना, इसकी लंबाई x है, इसकी लंबाई, ये ज्योमेट्रिकल इक्वल नहीं है। कैसे इक्वल हैं? ऑप्टिकली। ऑप्टिकली इक्वल हैं। क्या मतलब कहना चाहता हूं मैं आपको फिर समझाता हूं। ये मैं स्टेशन ए पर हूं, ये मुझे स्टेशन बी पर है। एक रास्ता है ऐसा, एक रास्ता है ऐसा। इस रास्ते की कुल दूरी है 100 किलोमीटर, इस रास्ते की भी टोटल दूरी है 100 किलोमीटर। बताइए क्या ये ज्योमेट्रिकली इक्वल है? हाँ, कुल लंबाई 100, कुल लंबाई 100। ये रास्ता खाली है, ये रास्ते में ट्रैफिक ज्यादा है। बताइए क्या दोनों में टाइम बराबर लगेगा क्या? यार ज्योमेट्रिकली तो इक्वल है। अरे सर क्या बात कर रहे हो, हम इतने बड़े हैं, इतने समय से गाड़ियां चला रहे हैं, देख रहे हैं, ट्रैफिक होता है ना सर, तो समय ज्यादा लगता है सर, गाड़ी धीरे धीरे चलती है, रुक रुक के चलती है। भले ही 100 किलोमीटर दूरी है पर टाइम दोनों का बराबर नहीं है। ये कैसे पाथ हैं? ये कहलाते हैं ज्योमेट्रिकली इक्वल। दोनों की लंबाई 100 है। अब मैं दूसरा बताता हूं। ये ए है, ये बी है, ये सीधा रास्ता है 5 किलोमीटर का, और एक लंबा रास्ता हाईवे से 7 किलोमीटर का है। ये बिल्कुल खाली है,
और यहां ट्रैफिक है। छोटे छोटे प्रश्न, ये तो समझ में नहीं आ रहा था ना, स्लाइड चेंज। उसी स्लाइड को समझाने का फायदा क्या, वो तो अपने दिमाग में अपन पहले क्लियर है, फिजिक्स समझ में कहाँ आती है, इसलिए इसको रोक दिया। इस पे बात करते करके करूंगा क्या, अपने दिमाग में पहले सेट है फिजिक्स, इसलिए हटा दिया, इसको हटा दिया। जनरल गप्पे, हाँ सर ये आने दो सर, गप्पे चल आजा। स्टेशन ए, ये उसका घर, सही है, ये अपना ए, ये बी, ठीक है। अब ए से बी जाना है, दो रास्ते हैं, छोटे छोटे प्रश्नों को जवाब देना बिल्कुल रियल प्रैक्टिकल। एक रास्ते की लंबाई है 5, एक रास्ते की लंबाई है 7। एक बड़ा रास्ता है, हाईवे से जाता है 7 किलोमीटर का, हाईवे जाता है वहां बिल्कुल रास्ता खाली रहता है, हाईवे पे गाड़ी तेज चलती है। क्या यह संभव है कि दोनों रास्तों से बराबर समय पे पहुंच पाए? सोचो सोचो, क्या संभव है? सर वो रास्ता तो बड़ा है ना सर। अरे सर बड़ा है पर वहां गाड़ी तेज चलेगी सर, हाईवे पे खाली होता है। ये छोटा रास्ता है पर ये शहर का भीड़ भड़ाका वाला रास्ता है, यहाँ गाड़ी रुक रुक के चलेगी। बताइए क्या ये संभव है कि दोनों में समय बराबर लगे? आंसर है यस। इसका मतलब ये वाले दोनों रास्ते कैसे हैं? ऑप्टिकली इक्वल। इधर वाले रास्ते बताओ, वो ज्योमेट्रिकल इक्वल हैं या ऑप्टिकल? कैसे ज्योमेट्रिकल, बोलो, स्पीकअप करिए। दोनों रास्तों की लंबाई 100 है। किसी व्यक्ति से बात करोगे तो ये कहोगे भैया 100 किलोमीटर दूर है, पर दोनों में समय बराबर क्यों नहीं लग रहा बताइए? एक में खाली रास्ता और एक में ट्रैफिक। ये वाले कैसे इक्वल हैं? ज्योमेट्रिकली। ये कैसे इक्वल हैं? तो ऑप्टिकली इक्वल का क्या मतलब होता है? दो पाथ ऑप्टिकली इक्वल का क्या मतलब है कि दोनों को क्रॉस करने में लाइट को सेम टाइम लगे, वो कहलाते हैं ऑप्टिकल इक्वल। ज्योमेट्रिकल इक्वल तो बचपन से भरा हुआ है दिमाग में। कोटा से जयपुर 200 है, कोटा से बीकानेर भी 200 है, दोनों की पाथ की लंबाई सेम है, पर हो सकता है दोनों में समय अलग अलग लगे। कोटा से बीकानेर का रास्ता टूटा फूटा हो और कोटा से जयपुर बढ़िया हाईवे है। तो ज्योमेट्रिकल इक्वल है, पर यह कोई जरूरी नहीं है कि समय भी बराबर लगे। क्या बात समझ पा रहे हैं? ये कैसे इक्वल हैं, चिल्लाइए। ज्योमेट्रिकल इक्वल है पर दोनों का टाइम इक्वल। ये कैसे इक्वल है? ऑप्टिकल इक्वल। ऑप्टिकल इक्वल का मतलब क्या होता है? दो रास्ते जिनका ऑप्टिकल पाथ बराबर है, इसका मतलब है लाइट को दोनों रास्तों को ट्रेवल करने में सेम टाइम लगेगा। अब आइए फिजिक्स पर। रास्ते की लंबाई, चिल्लाइए, रास्ते की। अरे नींद खोलिए, मैं सुनना चाहता हूं। रास्ते की लंबाई यहां भी, दोनों में डी। ज्योमेट्रिकल इक्वल, ऑप्टिकल इक्वल। दिखने में दोनों रास्ते बराबर हैं पर टाइम अलग अलग है। दे आर ज्योमेट्रिकल इक्वल। यस और नो? ऑप्टिकल इक्वल का मतलब क्या होता है? ऑप्टिकली इक्वल पाथ का क्या मतलब होता है? दोनों को लाइट को ट्रेवल करने में, इसकी दूरी चिल्लाओ, इसकी दूरी क्या ज्योमेट्रिकल इक्वल है क्या? कहां है यार, एक का एक्स और एक, और दोनों का टाइम देखो, म्यू एक्स बाई सी, दोनों में टाइम, इसका मतलब बोथ आर। अब अगला वाक्य सुनिएगा और संभालिएगा इस बात को ध्यान से। देखिए जो मैं शब्द बोल रहा हूं सुनना। मीडियम में एक्स चलना, मीडियम में एक्स चलना इज इक्विवेलेंट टू हवा में म्यू एक्स चलना। देखना मैं क्या लिख रहा हूं। मीडियम में एक्स चलने में उतना ही टाइम लगेगा जितना फ्री स्पेस में म्यू एक्स चलना। क्या ये बात समझ में आ रही है क्या? बोथ आर ऑप्टिकली इक्वल। मीडियम में टी चलना इज इक्विवेलेंट टू फ्री स्पेस में कितना चलना? म्यू टी चलना। बोलो हाँ या ना? कुछ कुछ बात समझ में आ रही है? नोट करिए, एक बार और तरीके से बताऊंगा, कहीं कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से सीखने की इच्छा रखनी है, आ जाएगा। शब्द बोलिए, ज्योमेट्रिकल इक्वल पाथ।
आधी तो वैसी ही बीमारी हट जाएगी, हम बोल ही नहीं रहे हैं। एक बार बोल लो, ज्योमेट्रिकल इक्वल, बोलो बोलो, ज्योमेट्रिकल इक्वल, ज्योमेट्रिकली इक्वल। बोल पा रहे हो ना, कहाँ कठिन है, अपन बोल ही नहीं रहे हैं, अपन वैसे ही भाग रहे हैं टॉपिक से। एक होता है ज्योमेट्रिकल इक्वल और एक होता है ऑप्टिकल इक्वल। दिखने में ये दोनों रस्तों की लंबाई अलग अलग है, पर पूरा वाक्य बोलिए, दोनों रस्तों में लाइट को ट्रेवल करने में टाइम सेम लग रहा है, इसलिए मैं क्या चिल्लाऊंगा, ये दोनों रास्ते ऑप्टिकली इक्वल हैं। बोलिए, सब जीत सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आराम से ठानिए, धीरे धीरे आगे बढ़िए, संभल कर। बस अपने तो टिके रहना है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल पढ़ाई करनी है, बहुत है अभी समय। दिवाली पे जाइए, बिल्कुल रिफ्रेश होकर आइए, पूरे दिन आराम करने की जरूरत नहीं है। अपना कोचिंग का जो समय है आप उसको छुट्टी मान लीजिए। कोचिंग आना जाना और 4 क्लास, इसमें 8 घंटे लग जाते हैं, ये 8 घंटे आप फ्री कर लीजिए। और जो आप घर पे सेल्फ स्टडी अभी करते थे पिछले 4-5 महीने में, उतनी दिवाली पे भी करिए, वो ब्रेक नहीं होनी चाहिए। आपका कोचिंग का समय बच रहा है ना भाई, 8 घंटे सीधे बच रहे हैं, इसको अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, फेस्टिव सीजन है, आराम से एंजॉय करिए। पर आप सोचिए, जो हमारा घर का सेल्फ स्टडी समय था, जो हम घर पे 3-4-5 घंटे पढ़ते थे अदर देन इंस्टीट्यूट, वो तो हमें मेंटेन रखना ही चाहिए, तभी मजा है। सोच के जाओगे, प्लान करके जाओगे, हो जाएगा। 2 चैप्टर 3 चैप्टर बॉटनी के ले जाओ, 2-3 चैप्टर जूलॉजी के ले जाओ, ज्यादा नहीं, 2-2 चैप्टर सोच समझ के। और उनकी एनसीईआरटी ऐसी शानदार टकाटक याद होनी चाहिए। 2-3 चैप्टर फिजिक्स के ले जाओ, 2 केमिस्ट्री के ले जाओ, 2-2 बस। और ये प्लान करके जाओ, ये 8 चैप्टर तो मैं जब वापिस आऊंगा तो मेरे शानदार होने चाहिए। प्लान करोगे, सोचोगे, एग्जीक्यूट करोगे तो धीरे धीरे आगे भी बढ़ जाओगे। पूरा सिलेबस बर्डन हर बच्चे के लिए, उसको धीरे धीरे ही क्रैक किया जा सकता है। हार नहीं माननी है बस। कल का मैच देखिए आप, 91 पर 7 आउट हो गए थे। कितने? 7, 91 पर। और बनाने थे 292, 200। सोचो आप, अकेले एक प्लेयर ने खींच दिया पूरा मैच। संभव सब है। और ऐसे अनगिनत उदाहरण हम आपको कहते हैं, कितने बच्चों के उदाहरण हमें याद हैं कि देख यार कहां से कहां पहुंचा जा सकता है। तो असंभव नहीं है बेटा जी, अपनी क्षमताओं को पहचाने, खुश रहिए, अंदर से अच्छा सोचिए कि यार ये जो सफल है ना जर्नी, इस जर्नी को एंजॉय करना है, तो मेहनत करनी है। हाँ जी, तो 2 शब्द बोलिए, ज्योमेट्रिकली इक्वल, ऑप्टिकली इक्वल। ज्योमेट्री के इक्वल मत समझाओ सर, ये तो पता है, अन अकेडमी से 3 किलोमीटर दूर हॉस्टल है, तो 3 किलोमीटर ईस्ट में जाओ या 3 किलोमीटर वेस्ट में जाओ, 3 किलोमीटर तो 3 किलोमीटर है। ये क्या है? इसे बोलते हैं ज्योमेट्रिकल इक्वल। पर दोनों में समय बराबर लगे ये कोई जरूरी? सर एक गलियों में सो के जाना पड़ रहा है, ऐसा समय ज्यादा लगता है, और एक में सर हाईवे है सीधा जाते हैं। स्पीडोमीटर में अपनी एक्टिवा में देखोगे दोनों में 3 किलोमीटर दिखाएगा, पर वो टाइम बराबर नहीं लगेगा। वो ज्योमेट्रिकल इक्वल है। ऑप्टिकल इक्वल, फिजिक्स में ऑप्टिकल इक्वल का क्या मतलब होता है? समय बराबर लगे। आया ना? ये लिख लो। इस पे सवाल एक भी नहीं मिलेगा आपको एक्सरसाइज 3 में, 2 में। एक्सरसाइज 1 में 2 सवाल 3 सवाल हमने एम्स के डाल रखे हैं। इसका मतलब है एग्जाम के दृष्टिकोण से इसकी इंपॉर्टेंस थोड़ी कम है, पढ़ना पूरा है। जब हम पूरी मेहनत कर रहे हैं यार, एक इस पे सवाल आ जाए तो यूं फंसेंगे, फायदा क्या?
ऑनलाइन वाले बच्चे बता दो बेटा, सब ओके है क्या? ऑडियो वीडियो सब क्लियर है? बढ़े? अब सर इसका YDSC में क्या उपयोग है सर, वो बताओ। YDSC में क्या उपयोग है वो बताता हूं आपको। देखें, सुनना, ये S1, ये S2, S1 से पहुंचा, S2 से पहुंचा। हाँ जी, कौन सी वेव पहले पहुंचेगी? पाथ लेंथ सेम है, पाथ डिफरेंस जीरो, पाथ डिफरेंस जीरो है, फेज डिफरेंस, टाइम डिफरेंस है। ये क्या नया शब्द है, टाइम डिफरेंस? टाइम डिफरेंस का मतलब है दोनों को समय बराबर लगा, बराबर लगा होगा, दोनों हवा में है, दोनों की दूरियां भी बराबर है, तो टाइम भी बराबर रहा होगा। इनफैक्ट इन तीनों में रिलेशन भी होता है। कभी आपने पढ़ा हो SHM वेव का, याद हो तो बता देता हूं, डेल फाई बाय 2 पाई, डेल एक्स बाय लैम्डा, डेल टी बाय टी। SHM वेव पढ़ाएंगे जब आपको ये रिलेशन बताएंगे। टाइम डिफरेंस से पाथ डिफरेंस आता है, पाथ डिफरेंस से फेज डिफरेंस आता है, सब आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? सेंट्रल मैक्सिमा। अब एक बढ़िया बात समझ के जाओ, मजा आ जाएगा। सामान्य बच्चा बोलता है सेंट्रल मैक्सिमा, बोले तो सेंटर मैक्सिमा। अच्छा, जो स्क्रीन का क्या होता है, सेंटर नहीं। सेंट्रल मैक्सिमा वहां बनता है जहां डेल एक्स क्या होता है, जीरो। तो आज सेंट्रल मैक्सिमा की बढ़िया परिभाषा सीख के जाओ। सेंट्रल मैक्सिमा कौन? स्क्रीन का सेंटर? ना ना, एक ऐसा पॉइंट जहां पर डेल एक्स जीरो है। यहां ब्राइट है, ब्राइट तो यहां भी है, ब्राइट तो यहां भी है, ब्राइट तो यहां भी है, तो फिर इनमें अंतर क्या है? इन सभी में डेल्टा एक्स कुछ है, परंतु सेंटर वाले पॉइंट पर डेल एक्स कितना है, जीरो। तो बच्चों सेंट्रल मैक्सिमा की परिभाषा क्या है? क्या स्क्रीन का सेंटर? नहीं, एक ऐसा पॉइंट जहां डेल एक्स जीरो। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे। अब हमने क्या किया साहब, एक स्लिट के आगे एक स्लैब रख दी। क्या रख दी? स्लैब। अब आनंद आएंगे, सुनना। S1 से वेव पहुंची, S2 से पहुंची। छोटे छोटे प्रश्न बिल्कुल देसी अंदाज में, हाँ ना बोलना है आपको। क्या दोनों वेव बराबर समय पे पहुंचेंगी? क्यों नहीं? बिल्कुल बेसिक बातें बोलो। इसको मीडियम में से होके गुजरना पड़ेगा, मीडियम में से होके गुजरेगी तो उसकी स्पीड कम हो जाएगी। देसी शब्दों में बोलो, इसको ट्रैफिक में से होके गुजरना पड़ रहा है, इसका रास्ता बिल्कुल सीधा है। ट्रैफिक में से होके गुजरेगा तो क्या एक साथ पहुंचेगा या आगे पीछे? कम ऑन, एक साथ या आगे पीछे? मतलब टाइम का क्या आएगा, डिफरेंस। इफ टाइम का डिफरेंस आ गया तो पाथ का भी डिफरेंस आएगा, फेज का भी डिफरेंस। मतलब अब यहां डेल एक्स जीरो नहीं होगा, मतलब यहां सेंट्रल मैक्सिमा नहीं बनेगा। हाँ मत बोलना, 2 बार और सुन लो, कोई दिक्कत नहीं है। वापस, हाँ सर, आशीष सर क्या किया? S1 के रास्ते में एक ग्लास स्लैब रख दी। बोलो दिख रही है क्या? मुझे पहुंचना है O पर, कौन जल्दी पहुंचेगा, S1 या S2? S2 क्यों जल्दी पहुंचेगा? क्योंकि फ्री स्पेस में स्पीड सबसे, S1 को किस में से होकर गुजरना पड़ रहा है? स्लैब मत बोलो, देसी बोलो, ट्रैफिक बोलो, कोशिश करो, फिर से करो। देखो बोल लिया ना, S1 को कहां से होके गुजरना पड़ रहा है, ट्रैफिक।
ट्रैफिक में स्पीड कम, लेट पहुंचेगा या जल्दी, मतलब दोनों एक साथ, मतलब देयर विल बी अ, इफ देयर इज अ टाइम डिफरेंस देयर विल बी अ पाथ डिफरेंस, मतलब पाथ डिफरेंस 0, मतलब अब सेंटर पर सेंट्रल मैक्सिमा। नहीं आ रही बात समझ? अब ये जो पाथ डिफरेंस आता है जिसको मैथ से फिजिक्स से डिराइव किया जाता है वो आता है μ-1 इंटू टी। कितना आता है? μ-1 इंटू टी। अब प्रश्न ये उठता है जब सेंट्रल मैक्सिमा सेंटर में नहीं बना तो सेंट्रल मैक्सिमा गया कहां? भाई ये बात तो तय हो गई, सेंटर पे तो नहीं बन रहा, कहीं तो बनेगा। चलो कोशिश करते हैं। तुक्का मारा, सेंट्रल मैक्सिमा नीचे चला गया होगा। तुक्का मारा, चलो आप मेरे इस तुक्के में भागीदार बनो। हाँ जी, डेल एक्स 0 का क्या मतलब है? दोनों का टाइम डिफरेंस ना हो, टाइम डिफरेंस नहीं होगा तो पाथ डिफरेंस भी 0। बताइए क्या ये दोनों वेव साथ पहुंच सकती हैं क्या? क्यों नहीं पहुंच सकती? अरे सर S1 की तो लग गई। क्यों, क्या हो गया भाई? दिवाली है 12 तारीख की, S1 की कैसे लग गई? अरे सर S1 की तो लग गई सर। S1 के साथ दुर्घटना हो गई। एक तो S1 के रास्ते की लंबाई भी ज्यादा है और उस रास्ते में ट्रैफिक भी है सर। क्या बात कर रहे हो सर? S1 के साथ तो आपने अत्याचार किया है, पक्षपात किया है। क्या किया बेटा? पक्षपात खुल के बताना बेटा, क्या हुआ? अरे सर S1 के साथ दो दिक्कतें हो गई। एक तो S1 के रास्ते की लंबाई ज्यादा है। क्या दिख रहा है रास्ता लंबा? बताओ कैसे दिख रहा है? इसका रास्ता इतना लंबा है, इसका रास्ता छोटा है। किसका रास्ता ज्यादा? रास्ता तो ज्यादा है, ठीक है सर, साथ ही साथ उसमें ये तो कभी भी एक साथ, जब एक साथ नहीं पहुंचेंगे, कम ऑन, देयर विल बी अ टाइम डिफरेंस। इफ देयर विल बी अ टाइम डिफरेंस, इसका मतलब यहां डेल्टा एक्स कभी भी 0, मतलब सेंट्रल मैक्सिमा नीचे तो नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। और अच्छे से बोले, नहीं जाएगा। बहुत बढ़िया। तो फिर जाएगा कहां? जाएगा कहां? क्या ऊपर या नीचे? क्यों सर, ऊपर कैसे जा सकता है? अब सुनना, फिजिक्स कोई नहीं बोलेगा, ध्यान रखना, फिजिक्स कोई नहीं बोलेगा, केवल देसी भाषा में बोलना है। देखना, हाँ S2 का रास्ता ज्यादा है तो S2 का टाइम बढ़ गया। S1 का रास्ता छोटा है पर ट्रैफिक भी तो है, तो इट मे बी कि दोनों एक साथ पहुंच जाएं। बताओ, ये सरल भाषा में बोलो ना। फिजिक्स हटाओ, फिजिक्स तो इतने लोगों ने मेहनत कर ली सर, 11वीं 12वीं लास्ट ईयर, इस साल, ये हम स्वीकार कर चुके हैं, ये तो अपना नहीं है, सौतेला सब्जेक्ट है, तो अपन काहे कुछ मेहनत करें। दूसरा तरफ है ना, ये 20 मीटर, ये 10 मीटर, ये रास्ता लंबा है पर इसमें ट्रैफिक नहीं है। ये रास्ता छोटा है पर इसमें, क्या ये संभावना है कि दोनों व्यक्ति एक साथ पहुंच जाएं? अगर दोनों एक साथ पहुंच जाएंगे इसका मतलब बताइए टाइम डिफरेंस, टाइम डिफरेंस 0 तो पाथ डिफरेंस 0। यहां सेंट्रल मैक्सिमा बन सकता है। बस सर, अब पेपर के लिए बता दो ना जल्दी से कैसे याद रखना है। एक ट्रिक बता देता हूं, मजा आ जाएगा। जिस स्लिट के सामने रखोगे उसी तरफ पैटर्न शिफ्ट हो जाता है। कहां रखा था? S1 के सामने, तो पैटर्न कहां शिफ्ट हो गया? ऊपर। कल को स्लिट नीचे रख देगा
तो पैटर्न कहां शिफ्ट हो जाएगा, नीचे। ये भी पूछते हैं कितना ऊपर शिफ्ट हो गया, हाँ सर ये भी मैं निकाल सकता हूं। वाई डी एस सी का पार्ट डिफरेंस मुझे पता है, वाई डी बाई डी, स्लैब रखने के बाद बताया था म्यू माइनस 1 × टी, अगर दोनों बराबर हो जाएं तो पार्ट डिफरेंस क्या हो जाएगा, 0। तो एक बार ये एम्स में पूछा गया था कि बताइए सेंट्रल मैक्सिमा कितना शिफ्ट हो गया, सेंट्रल मैक्सिमा कितना ऊपर शिफ्ट हो गया। सर ये क्या किया, जल्दबाजी में पता नहीं चला, ये याद है क्या, ये याद है क्या है, बताओ क्या है, पार्ट डिफरेंस वाईडीएसई का, ये याद है, अभी बताया था स्लैब रखने के बाद अगर दोनों इक्वल हो जाएं इसका मतलब पार्ट डिफरेंस कितना हो जाएगा, 0। यस और नो, फाइनल कॉल 2024 के लिए, स्लैब रखने से सेंट्रल मैक्सिमा अप सेंटर पर नहीं बनता, पहली बात बोलो हाँ है, कहां बनेगा, उत्तर बोलो, जिस स्लिट के सामने रखोगे उसी तरफ शिफ्ट हो जाए। यस और नो। एक एम्स का सवाल बताता हूं, पहले आप इसको नोट कर लीजिए, कहां तक आ गए थे बताइए, ये लिख लिया था, लिख लो। तीसरी क्लास फिर लूंगा मैं, अभी पहली है मेरी, अभी दूसरी ऊपर है लाइट बैच में, तीसरी वापस आऊंगा, वो एक सर अब्सेंट है आज। बिल्कुल, लड्डू चॉकलेट जो व्यवस्था हो जाएगी वो आज आपको फाइनल सेटल करके ही भेजेंगे, सही है। अभी क्या है ना, थोड़ा सा डाइटिंग ज्यादा हो रही है तो लोग क्या लड्डू से मिठाई से थोड़ा भागते हैं, इसलिए हमने क्या चॉकलेट की तरफ प्रेफर किया, कुछ मीठा हो जाए, है ना, कैसा ज्यादा कैलोरी हो जाती है, ज्यादा मीठा हो जाता है थोड़ा सा, इसलिए। बाकी तो हमने कल शक्कर वक्कर चीनी सब मंगा ली थी कि लड्डू बनवा दिए जाएंगे। मिटाऊं क्या, ये कोई बताएगा सेंटर मैक्सिमा कहाँ गया, ऊपर या नीचे, क्यों नीचे क्यों गया, नहीं गया, आ सर S1 की तो 2 बार इसके साथ दुर्घटना कर दी सर आपने, S1 का रास्ता भी और S1 के रास्ते में पक्का ये दोनों कभी साथ नहीं पहुंच सकते, इसलिए सेंट्रल मैक्सिमा नीचे तो नहीं जाएगा, कहां जाएगा, ऊपर, बोलो। एक बार और समझा दूंगे सारा मिटा के, देख लो।
सर ये वाली बात समझा दो, बहुत आसान है। ये YDAC का पार्ट डिफरेंस, ये स्लैब रखने के कारण पार्ट डिफरेंस। अगर पार्ट डिफरेंस 0 होना है तो हमने दोनों को क्या कर दिया, बराबर कर दिया। क्या निकल के आ गया, y। y क्या है कि सेंट्रल मैक्सिमा कितना ऊपर शिफ्ट हो। बढ़ू, लास्ट कॉन्सेप्ट आइए, चैप्टर खत्म करिए बच्चों। ये 10 कॉन्सेप्ट जबरदस्त तरीके से मैंने तोड़ दिए हैं। इन 10 को अच्छे से याद कर लीजिए और फिर आप YDAC के सवाल बनाइए। जो लोग बना के आए हैं उनको लगा भी होगा कि सारे क्वेश्चन बन रहे हैं, और करिए। आज मैं कॉन्सेप्ट बिल्डर भी आपको टिक करा दूंगा, करिए। इसमें ज्यादा हमारा अफेक्शन क्यों हो रहा है, क्योंकि सवाल तो आना ही है, YDAC पे प्रश्न आता ही है। लिखना था क्या, लगाऊं क्या वापस, लिख लो। बस बस, घबरा, कोई घबराएगा नहीं। चलिए लिखें, हैंग डालें। कॉन्सेप्ट नंबर 10, इफेक्ट ऑफ व्हाइट लाइट, इफेक्ट ऑफ व्हाइट लाइट इन YDAC experiment, effect of white light in YDAC experiment। अब ये अच्छे से समझना, इसमें कोई न्यूमेरिकल नहीं बनता, केवल और केवल थ्योरेटिकल सवाल बने हुए हैं। तो आप 5 मिनट में समझ लेंगे तो मजा आ जाएगा। सभी लोग बोर्ड पे देखना, अच्छा भी लगेगा और कंसेप्चुअल दिमाग पे जोर पड़ता है ना, तो क्या फिजिक्स बढ़िया समझ में आती है। चलिए साहब, पेन पेंसिल जोड़िए, बाद में बनाइएगा बिंदास, और मत समझ के जाइए। लास्ट टॉपिक है, इसके बाद डिफ्रैक्शन शुरू करूंगा मैं। चलो, लाइट आ रही है, हाँ साहब, व्हाइट लाइट आई। व्हाइट लाइट आते ही बताओ दिमाग में क्या चमकता है, विबग्योर, सातों रंग एक साथ, बताइए। सबका लेमडा सेम या अलग अलग, किसका ज्यादा, रेड का लेमडा ज्यादा, सोचिए। वायलेट का लेमडा सबसे कम। बीटा का फॉर्मूला लेमडा डी बाय बीटा, किसके प्रोपोर्शनल, लेमडा। जिसका लेमडा ज्यादा उसका बीटा भी, बताइए बीटा किसका ज्यादा, रेड का। बोलो हाँ है क्या, रेड का बीटा ज्यादा। सर बीटा होता क्या है सर, कल मैंने आपको बताया था, इंटेंसिटी का ग्राफ ऐसा बनता है, याद है। क्या पर्दे पर सांप ऐसे लौटते हैं क्या, पर्दे पे सांप नहीं लौटते। पर्दे पे तो वाइट, डार्क, मिनिमा, मैक्सिमा ये बनते हैं। ये तो उनकी इंटेंसिटी है। ये क्या है बताओ, मैक्सिमा। ये क्या है, दो मैक्सिमा के बीच की दूरी को ही तो बीटा कहते हैं। अब देखना, मैं बीटा रेड बना रहा हूं, आप मेरा साथ देना। बीटा रेड, यहां से पहले रेड कलर लिया, अब देखना आप। और अब वायलेट बना रहा हूं, मजे आएंगे। फिर बताना क्या समझ में आ रहा है क्या।
दोनों कर्व वही हैं, रेड का इतना फैला हुआ क्यों है? रेड का बीटा ज्यादा, इसलिए देखिए रेड का मैक्सिमा से मैक्सिमा के बीच की दूरी ज्यादा है, जबकि वायलेट की मैक्सिमा से मैक्सिमा के बीच की दूरी कम है। छोटी छोटी बातों को एंजॉय करिए। ऊपर कर्व सिखाया जनरल, ऐसा ही क्यों बनाया कल बताया था। ये किसको फॉलो कर रहा है, कॉस को या कॉस स्क्वायर? कॉस का ग्राफ ऊपर से शुरू होता है और कॉस स्क्वायर है तो नेगेटिव वाला भी कहां चला गया, ऊपर। ऊपर बनाया जनरल कर्व, नीचे बनाया रेड का और वैलेट का। ये रेड का इतना फैला हुआ क्यों बनाया? क्योंकि रेड का बीटा, भाई ये बीटा होता क्या है? दो मैक्सिमा के बीच की दूरी, वो देखिए मैक्सिमा से मैक्सिमा के बीच की दूरी ज्यादा है, जबकि वायलेट में मैक्सिमा से मैक्सिमा के बीच की दूरी क्यों कम क्यों है? क्योंकि इसका बीटा कम है। क्या ये बात दिमाग में घुस रही है? अब सुनना, मजे आने वाले हैं। ठीक है सर, सातों रंग आ गए। वायलेट सेंटर पर, हाँ जी, वायलेट का पार्ट डिफरेंस 0, पार्ट डिफरेंस 0 है तो बताइए सेंटर पे क्या बनेगा, मैक्सिमा। येलो पार्ट डिफरेंस 0, ऑरेंज कितना 0, ग्रीन 0, पर्पल बोले तो वायलेट 0, रेड। ध्यान से सुनना, पहला प्रश्न बन गया, सेंटर पर, सेंटर पर सभी कलर का क्या बनता है, मैक्सिमा। तो बताओ सेंट्रल फ्रिंज का कलर, सेंट्रल फ्रिंज का कलर आंसर है वाइट। पूछो क्यों वाइट क्यों? क्योंकि सातों मैक्सिमा एक साथ मिल गए तो वापस से क्या बनेगा, वाइट। ये देखो सबका मैक्सिमा सेंटर पर ही बनता है, सबका मैक्सिमा सेंटर पर बन गया, सातों रंग एक साथ क्या बनेगा, वाइट। पहला प्रश्न, सेंट्रल फ्रिंज का कलर वाइट, पहला प्रश्न। दूसरा सुनना, पूछा जाता है सेंट्रल फ्रिंज के आसपास, सेंट्रल फ्रिंज के आसपास किस कलर की फ्रिंजेस दिखाई देंगी? दो ही प्रश्न बनते हैं, सेंटर के आसपास किस कलर की फ्रिंजेस, वायलेट या रेड? आंसर है रेड, आंसर है। अब सुनना क्यों, मजा आ जाएगा, सीख लेना। अब मैं रेड का ग्राफ पहले वायलेट का बना रहा हूं, वायलेट का पास पास बनाऊं या दूर दूर? पास पास, बहुत बढ़िया, सीखते जाना, जबरदस्ती यहाँ मत बढ़ना। रेड का फैला हुआ या सिकुड़ा हुआ, फैला हुआ या सिकुड़ा हुआ, फैला हुआ। क्यों फैला हुआ क्यों? क्योंकि उसकी बीटा ज्यादा है। अब आएगा मजा, 2 बार 3 बार सुनना, झूठ कोई नहीं बोलेगा। ठीक है साहब, ये आदमी खड़ा किया सेंटर के आसपास, क्या कह रहा है ये देखना, वायलेट की इंटेंसिटी यहां, रेड की यहां, किसकी ज्यादा, रेड की। और सुनना, यहां आ गए, वायलेट की कम हो गई, रेड की ज्यादा कम नहीं हुई। सर नहीं आ रहा, अब आ जाएगा, यहां खड़ा हो जा, बता दे चल। वायलेट 0, वायलेट का मिनिमा, परंतु रेड अभी भी है। तो बताइए सेंटर के आजू बाजू किसकी इंटेंसिटी ज्यादा, रेड रेड रेड। यहां देखिए वायलेट तो खत्म है, रेड अभी भी बरकरार है। तो बताइए सेंटर के आसपास कौन सा कलर दिखाई देता है, रेड। और इनफैक्ट रेड भी मत बोलो, रेडिश, क्योंकि बाकी कलर भी तो है इनके बीच में। तो कलर कैसा दिखाई देता है, रेडिश। रेड का इफेक्ट सबसे ज्यादा।
सर एक बार और समझाइए, एक बार और समझ, दिवाली का है समय, वापिस देख अपने दिक्कत क्या है। 2 बार बोलने पे, 3 बार बोलने पे कम फीस वाला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाए तो बढ़िया है ना। मिलने दो सर, मत रोको, चलने दो। यहां देखो, यहां वायलेट की इंटेंसिटी कम, रेड की, यहां वायलेट की कम, रेड की। सर यहां, अरे बोलो, अरे जिंदा हो, यहां वायलेट की इंटेंसिटी पर रेड की, मतलब रेड तो खत्म ही, इसका मतलब सेंटर के आजू बाजू कौन सा कलर की डोमिनेंसी है, तो कैसा कलर दिखाई देगा। आंसर है फ्रिंजेस रेडिश। नहीं आई बात समझ में? ये तभी समझ में आएगा जिसको ये ग्राफ समझ में आए। कोई बताए कि वायलेट सिकुड़ा हुआ क्यों है? बीटा कम है ना यार, एक बार और देख लेना। विबग्योर, विबग्योर, लैम्डा, रेड का ज्यादा, तो बीटा भी ज्यादा। इसलिए देखो बीटा का अगला मैक्सिमा दूर आ रहा है और वायलेट का पास आ रहा है। नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। तो सेंटर कलर के आसपास कौन सा कलर डोमिनेट, और सेंटर का क्यों, सेंटर का व्हाइट क्यों, बताओ। अच्छा बोलो, असर्शन रीजन का सवाल बन सकता है, बोलो। सभी कलर का मैक्सिमा तो सेंटर पे ही बनेगा, और जब सातों रंग का मैक्सिमा बनेगा, एक साथ बनेगा, तो कैसा दिखाई देगा। 2 प्रश्न बनते हैं, कोई इसमें न्यूमेरिकल नहीं बनता। लिख लीजिए, बना लीजिए, एक बार और समझा दूंगा। जिससे ग्राफ नहीं बन रहा हो वो मुझे दे दे, कॉपी में बना दूंगा। एक बार पहले खुद बनाओ। नहीं, अलग अलग कलर थोड़ी ना हुए, कलर फैल थोड़े ना है। कलर का जो पैटर्न है इंटेंसिटी का, जो बीटा है वो तो लैम्डा पे डिपेंड कर रहा है। कलर 7 रंग थोड़ी ना हो रहे हैं, है तो व्हाइट लाइट ही। हाँ, क्योंकि वैलेट का क्या हो गया वहां पर मिनिमा, क्योंकि जो फ्रिंज विड्थ होती है वो किस पे डिपेंड करती है, लैम्डा पे, पहली बात। मैं अगर सिर्फ रेड लाइट लाता तो मेरा पैटर्न ऐसा बनता। रेड के भी क्या बनते, मैक्सिमा मिनिमा, मैक्सिमा मिनिमा। वायलेट के भी क्या बनते, मैक्सिमा मिनिमा। पर वायलेट का जब मिनिमा बन गया, मतलब वायलेट वहां पर गायब है, पर वहां पे उस समय रेड प्रेजेंट है, तो कलर फैले नहीं है, कलर तो ऐसे ही है, पर जो उनका फ्रिंज विड्थ है वो सबका क्या है, अलग अलग। इसलिए जहां वायलेट गायब है पर उसी जगह पे रेड तो है, इसलिए आपको क्या दिखाई दे रहा है, रेडिश। अगर मैं सिर्फ रेड से करता तो पैटर्न कौन सा बनता, बता। ये वाला बनता, रेड का मैक्सिमा, रेड का डार्क, रेड का मैक्सिमा, रेड का डार्क। वैलेट का करता, वैलेट का मैक्सिमा, वैलेट का डार्क। अब सोच, मैंने सातों रंग को एक साथ डाल दिया, तो जहां वायलेट का मिनिमा बन गया वहां अंधेरा दिखना चाहिए था, पर वहां पर रेड तो अभी भी है। इसलिए मैं क्या कर रहा हूं, अच्छा मुझे सेंटर के आसपास क्या रंग दिखाई दे रहा है, ये कर दूं, क्या ये ठीक है? आ जाओ, आ जाओ। मिटाऊं क्या? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, घबराओ नहीं।
तो दोनों प्रश्नों का उत्तर दे दीजिए। सेंटर का कलर व्हाइट, सेंटर के आसपास रेडिश। रेड क्यों नहीं लिख रहा हूं? बाकी रंग भी तो हैं, बाकी रंग भी तो प्रेजेंट हैं, पर डोमिनेंसी किसकी है? क्योंकि रेड की इंटेंसिटी अभी भी प्रेजेंट है। वायलेट देखो भैया, वायलेट तो वहां खत्म हो गया, परंतु वहां अभी भी कौन बरकरार है? बोलिए साहब। पन्ने पलट लीजिए, ये बिल्कुल सिस्टमेटिक, मैंने आपको 10 कॉन्सेप्ट डेरिवेशन के साथ, लॉजिक के साथ सब सिखा दिया। अब अपन को शुरू करना है डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन। दोनों बहुत ही छोटे छोटे चैप्टर हैं, कोशिश करेंगे कल तक हो जाए, और ऐसा नहीं हो पाएगा तो अपन दिवाली के बाद एक लेक्चर और ले लेंगे। ऐसा जरूरी नहीं है कि बहुत तेज पढ़ें, जितना स्पीड से समझ में आएगा उतना समय लेंगे, एक लेक्चर ज्यादा ले लेंगे। आप रे ऑप्टिक्स का रिवीजन कर सकते हैं दिवाली छुट्टियों में। वो आप YouTube पे सर्च करेंगे तो अनअकैडमी के चैनल पर ही रे ऑप्टिक्स के 2 लेक्चर आपको मिलेंगे 1.5 घंटे के। उसमें जितना मैंने रे ऑप्टिक्स पढ़ाया है वो सारा आपको शॉर्ट में फिर से रिवाइज हो जाएगा। ये जितना वेव ऑप्टिक्स पढ़ा रहा हूँ ये भी वहां पे वन शॉट अवेलेबल है, पूरा इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन विथ न्यू क्वेश्चंस, सारे के सारे नए सवाल जो कॉपी के नहीं है। और प्रैक्टिस के लिए दिवाली ब्रेक में आप इसका यूज कर सकते हैं। रे ऑप्टिक्स के 2 लेक्चर और वेव ऑप्टिक्स का 1 लेक्चर। इस साल फिर से हम मार्च अप्रैल में वन शॉट पढ़ाएंगे, पूरा पूरा रिवीजन कराएंगे, ये हमने आपको पहले ही बोल दिया है। अभी तो सिलेबस करा रहे हैं अच्छे से, और बाद में इसका क्या कराएंगे? पूरा रिवीजन। ठीक है साहब? तो अभी तीसरी क्लास फिर से मेरी होगी और अपन क्या शुरू करेंगे? डिफ्रैक्शन। थैंक यू। चाय पी नहीं पाया यार, क्लास 3rd क्लास में मुझे। हेलो। 3rd क्लास जो डीएसएस सर की होने वाली थी वो एजी सर ही लेंगे।